नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। अधिकतर माँ बाप का सपना ये होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। जब आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उसमें भी अधिकतर का जवाब क्या होगा? मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर इंजीनियर बनूंगा। तभी तो बच्चों के पास जो खिलौने होते हैं उसमें भी डॉक्टर सेट सबसे ज्यादा बिकते हैं। बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेलते खेलते मम्मी पापा दादा दादी पेशेंट बन जाते हैं और बच्चे खुद डॉक्टर बन जाते हैं। यही सपना लिए वो 12वीं करते हैं और डॉक्टर बनने के लिए फिर नीट एग्जाम्स की तैयारी में पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जिसे एनटीए कंडक्ट कराती है। हर साल करीब 23-24 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और पास तो महज कुछ हजार ही होते हैं। लेकिन उनके भी सपने तब टूट जाते हैं जब एग्जामिनेशन में घपला होता है और घोटाला होता है, और ये जानबूझकर होता है। कहीं पर पेपर लीक तो कहीं सेंटर ही मैनेज हो जाता है। इस बार जब रिजल्ट में गड़बड़ी हुई तो बातें निकलकर जो सामने आई, आज एक एक करके मैं उन्हीं गड़बड़ियों की तरफ इशारा भी करूंगी, तथ्यों के साथ आपके सामने भी रखूंगी। एनटीए की पोल भी खोली जाएगी। पेपर लीक से लेकर सेंटर हाईजैकिंग की पूरे सिस्टम को कैसे चलाया जाता है, ये आपके सामने रखूंगी कि कैसे सेंटर फुल प्रूफ कहे जाने वाले एग्जाम में सेंध लगा रहे हैं और छोटा मोटा नहीं, पूरा का पूरा सेंटर कैसे करप्ट है। देश में डॉक्टर्स के लिए एडमिशन दिलाने वाले नीट एग्जामिनेशन पर अब हर रोज से जिस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं, भरोसा उठता जा रहा है। देश के 23,33,000 छात्रों और उनके माता पिता को इस एग्जाम में रिजल्ट पर अब भरोसा ही नहीं रहा। पहले तो ग्रेस मार्क्स और 67 टॉपर वाली बात, लेकिन पटना और गोधरा में नीट एग्जामिनेशन के दौरान जो हुआ उससे तो ये फुल प्रूफ वाला एनटीए का दावा एकदम कोरा झूठ साबित होता है। ये ढकोसला साबित होता है, क्योंकि इस सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पटना में एग्जाम से पहले वाली रात कई छात्रों को एक साथ एक कमरे में बिठाकर एग्जाम पेपर सॉल्व करवाने का आरोप है। दूसरी बात गुजरात की। गुजरात जहां पर गोधरा में पूरा का पूरा सेंटर ही सेट कर लिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ ये आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बात पटना पेपर लीक के, जहां पर सवालों में कैसे घिर गई है एनटीए, ये समझना जरूरी है। पटना में 5 मई को नीट एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए थे या नहीं, इसकी जांच चल रही है। बिहार पुलिस की ईओयू इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी परीक्षार्थी ये दावा कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था। उन्हें जो प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए थे वो हूबहू वही सवाल थे जो परीक्षा में आए थे, नीट के एग्जाम में 5 मई को पूछे गए थे। लेकिन एनटीए इस बात को मानने से इनकार कर रही है। एनटीए ये कह रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए ये कह रही है कि कोई घपला नहीं हुआ, कुछ अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन कोई लीक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस मामले को लेकर एनटीए सवालों के घेरे में है और इसकी वजह वो वीडियो है। ये वीडियो 5 मई का है। आइए आपके सामने एक वीडियो रखती हूं जब पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए गई थी। वो वहां पर प्रश्न पत्र और आंसर्स के जले हुए अवशेष लेकर लौटी। ये देखिए, ये जो ऑफिसर के हाथ में पेपर है, अगर वाकई में ये कोई लीक पर्चा नहीं था तो फिर इसे जलाने की जरूरत क्या थी? इन्हें जलाया गया, यही सबसे बड़ा सबूत है कि इसमें एनटीए की पोल खुल रही थी। नीट एग्जाम में किस तरीके से धांधली हो रही है, कैसे रुपया कमाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए तो इन्हें जला दिया गया। 5 मई को एग्जाम होना था। पटना पुलिस को इनपुट मिला कि सॉल्वर गैंग शहर में एक्टिव है और इसलिए पटना पुलिस ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला दिया। वाहन चेकिंग होने लगी और इसी के दौरान एक शख्स सिकंदर पकड़ा गया, जिसके पास से कई सारे छात्रों के एडमिट कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की गई तो पेपर लीक की बात भी सामने आ गई। और इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जहां छापेमारी की, वहां पर पेपर लीक गैंग के सदस्यों को अरेस्ट किया और वहां से जो चीजें बरामद हुई, अब ये देखिए ओरिजिनल पेपर्स जलाए गए।
इस दौरान पुलिस को प्रश्न पत्र और आंसर्स के जले हुए अवशेष मिले। बताया ये जा रहा है कि छात्रों को रात में रटवाने के बाद इसे जला दिया गया और इसके लिए बिहार पुलिस की ईओयू ने एनटीए से प्रश्न पत्र की ओरिजिनल कॉपी भी मांगी ताकि एफएसएल में भेजकर इसके नमूने की जांच कर ली जाए। लेकिन 1 महीना बीत गया। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि अगर एनटीए वाकई में इतना सतर्क था, अगर अनियमितताओं को खत्म करना चाहता था, तो 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक एनटीए ने प्रश्न पत्र की मूल कॉपी क्यों नहीं बिहार पुलिस की ईओयू को सबमिट की? क्या एनटीए नहीं चाहता कि अगर थोड़ी सी भी कहीं कोई धांधली हो रही है, कोई घपला हो रहा है, तो उसका जड़ से निवारण होना चाहिए और जहां जहां जो अनियमितताएं हैं वो सारे लीकेजेस जो है सील होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक जो ईओयू डिपार्टमेंट पटना पुलिस का जो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, ओरिजिनल पेपर एनटीए ने अब तक पुलिस को सबमिट नहीं किया है। पटना में जिस जगह पर पेपर लीक का पूरा ताना बाना बुना गया था, जिस जगह फर्जीवाड़े की पूरी साजिश रची गई, वो जगह पटना में खेमनी चक इलाके में। यही वो घर है जहां पर परीक्षार्थियों को जमा किया गया था, यहां उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराया गया। यहां पर एक प्ले स्कूल है नीचे के हिस्से में। इसी जगह पुलिस को जानकारी मिली उस लड़के से जो आयुष नाम का लड़का था, परीक्षा दे रहा था पटना के डीएवी स्कूल में। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया परीक्षा के तुरंत बाद, उसने बताया कि पटना के खेमनी चक में इसी घर में परीक्षार्थियों को रखा गया था परीक्षा के 1 दिन पहले और वहां उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराया गया और इसी जगह पूरी प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने इस जगह आकर छानबीन की है। यहां पर पुलिस को कई चीजें बरामद भी हुई हैं। इसी घर की छत पर पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले हैं और उन जले प्रश्न पत्रों को एफएसएल को अभी भेजा जाना है और इसी सिलसिले में पुलिस ने मूल प्रश्न पत्र की मांग एनटीए से की है, जिसका इंतजार है अभी आर्थिक अपराध इकाई को। तो फिलहाल ये वो जगह, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर। ये वो जगह है जहां पर पूरी साजिश रची गई। ये वो जगह है बिल्कुल शहर के अलग हिस्से में, कोने में, जहां बहुत लोगों के लिए पहुंचना भी मुश्किल, और यहां पर ही पूरी प्लानिंग की गई। यहीं पर छात्रों को इकट्ठा किया गया और यहां से करीब बाईपास रोड है पटना का, वहां एक होटल के पास पहले कुछ लड़के इकट्ठे हुए और फिर बाद में कुछ सेटर यहां पर पहुंचे और छात्रों को लेकर यहां रखा गया। ये मकान किराए पर लिया था सेटरों ने और जो इस मकान के मालिक हैं वो पटना में ही एक दूसरी जगह रहते हैं। बहुत पहले यहाँ एक स्कूल चला, फिर लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गया, कई किराएदार आए गए और उसके बाद इस मकान को सेटरों ने किराए पर लिया। नालंदा का एक सेटर है, पुलिस को उसकी तलाश है और माना जा रहा है कि उसी ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग रची। अब पटना में जिस बिल्डिंग में पेपर लीक कराया गया, वहां एक शख्स ने छात्रों को आते जाते देखा था। एग्जाम वाले दिन उस बिल्डिंग में सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ हुआ, कई चश्मदीद ऐसे हैं जो इंडिया टीवी को मिले। उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुनिए। यहाँ पर 20-25 लड़के थे जो यहाँ ठहरे हुए थे। उनको यहाँ पर प्रश्न पत्र जो नीट का है वो दिया गया, आंसर भी दिया गया, रटवाया गया, फिर सुबह परीक्षा के लिए निकले होंगे। तो काफी यहाँ पर गहमा गहमी होगी, भीड़ होगी। क्या देखा आपने? नहीं, हमने देखा सवेरे में मॉर्निंग में गाड़ी लगी उधर चौराहे पर, उससे हमको लगा कि बैग थैले लिए हुए थे लोग। हमको लगा कौन ऐसे आदमी हैं जो आज किनके घर में आज सील होगा, इस तरह से हमको कुछ ऐसा अनुभव हुआ। इससे पहले यहाँ स्कूल चलता था क्या था? जी ना, स्कूल वाले आए थे, स्कूल का बोर्ड लगाए थे, लेकिन उन्होंने स्कूल चला नहीं सके। अच्छा, यहाँ पर अक्सर क्या स्टूडेंट्स का आना जाना लगा था? जी ना, अक्सर नहीं, वो रेंट पर आए थे और ऐसा करके गए। किराए पे लिया इसको? उनका नाम तो हम नहीं बता सकते हैं जो किराए पर लिए। तो वो कभी कभी आते थे? हाँ, किराए पर जो लिए वो मैंने आकर के किराया लिया और ऐसा करके चले गए। और परीक्षा के दिन आपने देखा कि बैग लिए कई लोग यहाँ पर आए थे और व्हीलर एक ठो लगी थी वहाँ पोल के आसपास, 2-4 बंदे उससे उतरे, बैग थैले लिए हुए थे। हमको लगता है किनके घर में आज ये लोग जो है छापेमारी करेंगे, ऐसा मैंने हमको लग रहा था जी। अच्छा, फिर आपने जब ये खबर सामने आई कि पेपर लीक हुआ, पुलिस यहाँ पर पहुंची होगी, उस समय क्या दृश्य था? उस समय तो हमको बुलाया गया, हम सामने में थे। पुलिस ने बुलाया? हाँ, बुलाए। क्या पूछा आपसे?
हमसे विशेष कुछ नहीं, ऐसे ही इंक्वायरी के टाइम में हमको साथ में ले गए थे वहाँ, और कोई विशेष बात नहीं था। क्या अंदर क्या उस समय दिखा? उस समय तो होली में जला हुआ रहता है, जैसे जरूर दिखा सर। जो इंसान जो देखेगा जो जरूर। तो जले हुए प्रश्न पत्र वहाँ रखे हुए थे? कुछ नजर में आया नहीं, लेकिन जले हुए जैसे होलिका दहन में जैसे जल जाती है ना, उस तरह से वहीं पे जला हुआ प्रश्न पत्र आप कह रहे हैं कि वहाँ दिखा? कुछ जला हुआ नजर में आया, जो बात है सर। और पुलिस अपने साथ एक लड़के को लेकर भी आई होगी, जिसने पुलिस को ये सारी जानकारी दी कि हम लोग कहाँ रह रहे थे, कहाँ छिपे थे, कहाँ प्रश्न पत्र रटवाया गया। पुलिस सर जो है सवेरे में जो 2-4 आदमी आए थे, तो उस समय एक भाग दौड़ में एक लड़का था, वो साथ में था पुलिस का। हमको दिमाग में हमको कुछ आया कि वो यही लड़का है जो। हाँ, तो वही उसी लड़के ने जानकारी दी थी, तो उस लड़के ने हर वो जगह दिखाई कि हम लोग कहाँ थे, कहाँ ठहरे थे, कहाँ छिपे थे। जी हाँ, उसको हम देखा, हम कह रहे लड़का वो सवेरे में नजर आया है, फिर जो है पुलिस लोग की गिरफ्त में आकर के जो है यहाँ घूम रहा है। लड़का सुबह भी दिखा था आपको परीक्षा के दिन, और फिर गिरफ्तारी के बाद जब वो आया तब भी दिखा। पटना में पेपर लीक को लेकर जांच कहां तक पहुंची, इसके बारे में आपको बता दूं। दरअसल इस मामले में जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOU कर रही है, और इस जांच के दौरान पुलिस ने कुल 11 परीक्षार्थियों के जो रिपोर्ट कार्ड थे उसे बरामद किया, जो उनके इनरोल नंबर थे वो उन्हें बरामद हुए। इसके बारे में EOU ने NTA से जानकारी भी मांगी। NTA ने इन सभी 11 अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी EOU को भेज दी है। इसमें 7 लड़कियां हैं और 4 लड़के शामिल हैं। EOU अब इनसे पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजकर इन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, इस मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 4 सेंटर्स और 6 परीक्षार्थी के साथ ही 3 अभिभावक भी शामिल हैं। पटना के DAV स्कूल में एग्जाम के बाद पुलिस ने आयुष नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर एग्जाम से एक दिन पहले उसके अलावा 20 से 25 छात्रों के प्रश्न पत्र और उत्तर देकर जिन्हें रटवाया गया, उनके पास ये पूरी जानकारी थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए वो एकदम हूबहू थे जो प्रश्न और उनके उत्तर जिन्हें रटवाए गए थे। तो अभी तक जांच यहां तक पहुंची है। नीट एग्जामिनेशन में धांधली को लेकर छात्र एक तरफ सड़क पर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, और साथ ही मांग कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन से पहले ही अगर कॉपी लीक हो जाती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो री एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो वजह क्या है वो आपको बताती हूँ। गुजरात के गोधरा से ये बड़ी वजह सामने आई है। ये इतनी हैरान कर देने वाली परिस्थिति है, ये इतनी चौंका देने वाली परिस्थिति है कि जहां पर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं कर पाए वहां पर आंसर ही लीक कर दिया गया। ये कैसे हुआ वो आपको बताती हूँ। गोधरा में एग्जाम से पहले ही एक सेटिंग की गई, एग्जामिनेशन सेंटर को मैनेज कर लिया गया, लेकिन पेपर से एन पहले ही इसका खुलासा हो गया। नीट एग्जाम में धांधली का जो गोधरा मॉड्यूल सामने आया उसके बारे में आप जानिए। इसमें पेपर लीक नहीं हुआ, इसमें पूरा का पूरा एग्जाम सेंटर ही मैनेज हो गया। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर का इंचार्ज और जो एजेंट होते हैं वो मिलकर पूरा खेल करते हैं। इनमें जिन छात्रों से डील होती है उनकी बाकायदा एक लिस्ट तैयार होती है। ये लिस्ट एजेंट सेंटर इंचार्ज को देता है और फिर उन छात्रों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसमें उन्हें यह बताया जाता है कि जिन सवालों का आंसर उन्हें नहीं आता वो उसे छोड़ दें, लेकिन जिन सवालों का आंसर उन्हें आता है वो अपनी OMR शीट पर मार्क कर दें, और जिसका आंसर नहीं आता है उसको ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद इन्हीं ब्लैंक OMR शीट को वो भर देंगे। जरा सोचिए, नीट एग्जाम में धांधली के गोधरा मॉड्यूल के 3 किरदार जिसने पूरे ही सेंटर को हाईजैक कर लिया। इन 3 लोगों ने मिलकर 30 छात्रों के साथ एक ऐसी डील की कि उन्हें नीट एग्जाम में पास कराने की पूरी जिम्मेदारी उठा ली और पैसों के बदले ये सब कुछ हुआ। लेकिन इन तीनों की प्लानिंग उस वक्त धरी की धरी रह गई जब इसकी भनक जिले के कलेक्टर को लग गई। आइए आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर ले जाती हूं, चेहरे आपके सामने हैं। ये आरोपी कौन है, इनके नाम क्या है वो आपको बताती हूं। पहला नाम पुरुषोत्तम शर्मा का है, जो कि जलाराम स्कूल का प्रिंसिपल है। ये वही सेंटर है जहां पर पूरा का पूरा सेंटर ही हाईजैक कर लिया गया। नीट एग्जामिनेशन की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है पुरुषोत्तम शर्मा पर। मतलब ये
कि जिसे फुल प्रूफ एग्जामिनेशन बिना किसी गड़बड़ी के कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जिसके कांधे पर होनी चाहिए, वही कोऑर्डिनेटर सबसे बड़ा फ्रॉड निकला, सबसे बड़ा स्कैमस्टर निकला। धांधली की पूरी स्क्रिप्ट उसी ने लिखी थी। अगला नाम, किरदार नंबर 2, तुषार भट्ट, जालाराम स्कूल का फिजिक्स टीचर, नीट एग्जामिनेशन का डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर। किरदार नंबर 3 आपको बता दें, परशुराम रॉय, ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस का संचालक है। छात्रों और अभिभावकों से डील करने वाला एजेंट कोई और नहीं बल्कि वो परशुराम रॉय ही है, जो छात्रों और अभिभावकों को किनसे मिलवा रहा था? पुरुषोत्तम शर्मा से मिलवा रहा था, ये तुषार भट्ट से मिलवा रहा था, और इन 3 लोगों की ही सौजन्य से ये पूरी लीक की, ये धांधली की स्क्रिप्ट लिखी गई। गुजरात के गोधरा में इस तरीके से धांधली की गई कि किसी को कानो कान खबर ही ना हो। पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज कर लिया गया। नीट एग्जामिनेशन का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेकर सिटी कोऑर्डिनेटर तक इसमें शामिल था, जिसमें से एक एग्जामिनेशन सेंटर का प्रिंसिपल है, दूसरा फिजिक्स का टीचर है। यहां ऐसी सेटिंग हुई कि पैसों के दम पर पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया। दरअसल गोधरा के जिस जालाराम स्कूल की बात कर रही हूं, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे थे। नीट का एग्जामिनेशन सेंटर, इस स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, जिसे जिले में नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने इसी स्कूल के एक टीचर तुषार भट्ट से मिलकर पूरी सेटिंग की, जिसमें 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाया जाना था। खास बात यह है कि सेंटर पर गुजरात के लोकल स्टूडेंट्स तो थे ही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल लोकल स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि इसमें महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और झारखंड से भी स्टूडेंट्स आए थे। अब सोचिए जरा, कोई रांची से पेपर देने के लिए गुजरात के गोधरा क्यों पहुंचेगा, या कोई पटना से या उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, या कोई मुंबई से गुजरात क्यों पहुंच जाएगा, वो भी गोधरा में, एक छोटे से शहर में जाकर वहां पर एग्जामिनेशन में क्यों अपीयर होगा, जबकि उनके अपने भी शहरों में, उनके अपने भी स्टेट में इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, हजारों सेंटर बनाए जाते हैं, कहीं पर भी अपने स्टेट में जाकर एग्जामिनेशन दिया जा सकता है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो कंसल्टेंसी सर्विस चला रहा था ना, उसने क्या किया, उसने छात्रों से, उनके अभिभावकों से संपर्क किया, उन्हें 100% गारंटी दी, एश्योरेंस दिया कि आप हमें पैसे दें और हम आपके बच्चे को नीट एग्जामिनेशन में पास करवा देंगे। और कैसे पास करवा देंगे? OMR शीट में जितने आंसर आते होंगे वो उतने लिख दें, और जहां पे नहीं आते जवाब, वहां पर तुषार भट्ट साहब, जो कि फिजिक्स के टीचर तो हैं ही, वो इन आंसर्स को भर देंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि इतना कुछ होता रहा, क्यों NTA को इस बात की खबर नहीं पड़ी? जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कहानी को। परशुराम रॉय के जरिए पूरी डील हुई। सारे बच्चों के माता पिता को लाखों रुपए दिए जा चुके थे, लेकिन पोल खुल गई। कैसे खुली, वो सुनिए। मामले में वडोदरा का एक कंसल्टेंट परशुराम रॉय और स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा तथा तुषार भट्ट, जो कि स्कूल में टीचर है, उनका इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर सामने आ रहा है। और योजना के अनुसार परशुराम रॉय को स्टूडेंट्स यहाँ भेजने थे, जिनसे वो पर स्टूडेंट 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था, और बाकी का काम यहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर को करना था, जो कि उनके लिए बहुत आसान था। प्रिंसिपल क्योंकि इस पूरे ज़िले का कोऑर्डिनेटर था, और टीचर जो है वो इस एग्ज़ाम सेंटर का डिप्टी कोऑर्डिनेटर था। और बच्चों से ये कहा गया था, 30 बच्चों की लिस्ट जो मिली थी, उनमें से 27 अपीयर हुए, उनसे ये कहा गया था कि उन्हें जितना आता है उतना वो लिख दें, बाकी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करके उनके लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने और प्रशासन ने समय रहते, क्योंकि पूरा एक यहाँ पे सर्वेलेंस बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाए। और इंटरेस्टिंगली जिन 27 बच्चों के नाम लिस्ट में मिले हैं, जब उनके परिणाम आए हैं तो पता ये चला कि उन 27 में से अपने बलबूते पर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे, जो कट ऑफ लिस्ट दी है। बाकी सबके स्कोर डबल डिजिट में थे, किसी के 15 नंबर थे, किसी के 10 नंबर थे, किसी के 12 नंबर थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स जिनका कि मेडिकल एप्टीट्यूड अगर देखें तो 0 था, ऐसे लोगों को यहाँ पे पैसे लेकर के और पूरी एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास करके उन्हें नीट के इस रिटन एग्ज़ाम में पास करवाने की ये पूरी योजना थी। ये नीट एग्जामिनेशन का सिस्टम, इन तमाम खुलासों के बाद तो ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये सिस्टम
नीट यानी कि साफ है, बल्कि वीक भी है। नीट एग्जाम में धांधली के लिए कैसे प्लानिंग बनाई गई थी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। बिना पेपर लीक किए कैसे स्टूडेंट्स को एग्जाम में पास कराना था, ये भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये फेल हो गया। समय रहते जिले के डीएम ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। दरअसल 5 मई 2024 को नीट का पेपर होना था और उससे पहले ही डीएम को इस बात का इनपुट मिल गया था कि गोधरा की जालाराम सेंटर में कुछ बड़ी सेटिंग हुई है और ये सेटिंग एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर ने ही की है। यहाँ पर 30 ऐसे छात्र एग्जाम देने वाले हैं जिनसे एग्जाम में पास करवाने के लिए पैसे लिए गए हैं। डीएम ने सूचना के आधार पर अपने पूरे सिस्टम को एक्टिव कर दिया। जिले के शिक्षा पदाधिकारी से लेकर पुलिस को निर्देश दे दिए गए। नीट एग्जामिनेशन के सिटी कोऑर्डिनेटर तुषार भट्ट पर सबसे पहले नजर रखी गई, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। तुषार भट्ट के फोन में उन स्टूडेंट्स के नाम भी मिले जिनके साथ पैसों की यह डील हुई थी। अब आइए गोधरा मॉड्यूल की मोड ऑफ ऑपरेंडी यानी मोडस ऑपरेंडी जिसे कहते हैं, उस पर आपको जानकारी देती हूँ। ये गैंग आखिर ऑपरेट कैसे करता है। दरअसल छात्रों और एजेंट के बीच डील हो जाती है, तब बात आगे बढ़ती है। एजेंट और सेंटर इंचार्ज के बीच में डील होती है, जिसमें पहले तो पैसों पर बात होती है और फिर आगे कैसे पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाती है। इसमें पूरी धांधली को 2 स्टेप में ही पूरा कर लिया जाता है। पहला स्टेप तो यह है कि छात्रों को निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपनी OMR शीट में जितने सवाल आपको आते हैं OMR शीट में आप मार्क करते हैं। अभी हमारे सहयोगी निर्णय जिन्होंने ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है, उन्होंने क्या बताया कि कितने सारे बच्चे तो ऐसे थे जिनका मेडिकल एप्टीट्यूड था ही नहीं मेडिकल एंट्रेंस के लिए। कोई 10 नंबर लेकर आ रहा है, 12 नंबर 15 नंबर लाने वाले छात्र जो है ऐसे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, वो क्या नीट परीक्षा में पास होते। खैर OMR शीट में जितने आंसर आते हैं उसे आप टिक मार्क कर दें और दूसरा स्टेप यह है कि जो नहीं आता उसे आप ब्लैंक छोड़ दें। ब्लैंक छोड़ने के बाद क्या होगा वो आपको बता दें। स्टूडेंट्स को दिए गए निर्देश के मुताबिक जो काम चल रहा था, जिस सवाल का आंसर उन्हें आता था उसे तो उन्होंने मार्क कर दिया, बाकी को खाली छोड़ देना था। जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म हो जाता, स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर चले जाते, फिर यहाँ पर स्टेप 2 शुरू होता। एग्जाम खत्म होने के बाद सारी कॉपीज को पैक किया जाता। इस काम में 2 से 2.5 घंटे का वक्त जाता। इस बीच तुषार भट्ट जो कि खुद फिजिक्स का एक टीचर है, वो वैसे सॉल्वर जो कि बाकी प्रश्नों को सॉल्व करता है, साथ ही इसी बीच कई कोचिंग सेंटर से आंसर्स भी आ जाते हैं। अब ये आप कहेंगे आंसर्स कहाँ से आते हैं? जो नीट की तैयारी करते हैं छात्र भी और जो टीचर्स है वो भी ये जानते हैं कि ऑनलाइन आंसर्स इसके डाल दिए जाते हैं। एक बार एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, जिससे कि हर छात्र जाकर उसे एक बार चेक कर ले और ये तय कर ले कि उसका एग्जामिनेशन कैसे हुआ। लेकिन चालाकी देखिए कि इससे पहले कि आंसर शीट्स पैक हो, तुषार भट्ट क्या करता, ऑनलाइन उन आंसर्स को देखकर फटाफट OMR शीट्स पर आंसर्स को फिल कर देता। हमारे साथ गोधरा के जिला शिक्षा अधिकारी KM पटेल साहब हैं, जिन्होंने इनफैक्ट इस पूरे स्कैम को अनर्थ किया था। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सूचना मिली थी तो उन्होंने 5 मई को, जब जिस दिन परीक्षा थी, उस दिन सबसे पहले इन्हें इन्फॉर्म किया था और इन्हें कहा था कि वो जाकर के सेंटर को पूरी तरह मॉनिटर करें, पूरा सर्विलांस करें। और उस दौरान इन्होंने सारी जो ये स्फोटक जानकारी थी वो इकट्ठी की। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे पटेल साहब कि जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको क्या कुछ भी सस्पिशियस दिखा था, या फिर बाद में जब आपने चीज़ें इवेल्युएट करना शुरू किया तब तथ्य सामने आना शुरू हुए? नहीं, हम जब तक पहुँचे थे यहाँ तक तो बच्चों को एंट्री देने के लिए काम चल रहा था। तो लेकिन जब हमने जो सर ने बताया था कि जो पर्सन है उसका नाम बताया था, तो उस पर्सन को हमको पूछा, उसका जो CS था उससे बातचीत की और उस टाइम हमको ये मिला तो हम उसके प्रिंसिपल चैम्बर से ही मिल के बाद जो सर ने बताया उस टाइम उसका मोबाइल या ये सब चेक करने के बाद हमको ये मालूम हुआ। तो आपको स्पेसिफिक जानकारी के साथ भेजा गया था कि तुषार भट्ट नाम का जो व्यक्ति है उस पर ही नज़र रखनी है? जी, सर ने बताया था कि एक जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो एक पर्सन है, उसका नाम वही है और उसको आने वाले है और कुछ करने वाले हैं, तो उसको चेक कीजिए और क्या होने वाला है वो सब कुछ मॉनिटर कीजिए। तो आपने जब चेक किया मोबाइल वगैरह तो क्या देखा?
उस टाइम जो वो मोबाइल चेक किया तो उसमें उसकी जो चैट थी व्हाट्सअप में, इसमें बच्चों के नाम, रोल नंबर और वहाँ का कौन से सेंटर पे वो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमको मिला। तो फिर हमने चेक किया, उसके एग्ज़ाम बच्चों का था उसकी सीट के साथ, तो वो बच्चे यहाँ थे, तो उससे मॉनिटर किया और उस टाइम हमने ये माल प्रैक्टिस का दिया है। तो उसमें वो चैट किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ? हाँ, उसने जो हमने FRI में बताया है कि परशुराम रॉय की ओर से नाम भेजा गया था और किसी 2-3 लोग थे, उसने कंफर्म या नॉन कंफर्म का मैसेज भी भेजा था, हमने FRI में दर्ज बताया वो सब। तो ये चैट में मतलब डिस्टर्बिंग बात क्या लगी थी आपको उस टाइम? उस टाइम तो जो उसने सब कुछ कंफर्म किया था कि वो बच्चों को लिस्ट भेज, उसको पूछा जैसे हमने कि क्या बात है, तो उसने बताया कि जो बच्चे हैं उसको हम OMR जो ब्लैंक छोड़ देंगे तो उसमें टिक करवाने वाले हैं। ऐसे तरह से हम उसको आखा जो समग्र ऐसे निकला था उसको चैप्टर। क्या उन बच्चों को पता था कि ये कोई मॉनिटरिंग चल रही है? नहीं, उस टाइम बच्चों को मालूम नहीं था कि मॉनिटरिंग चल रही है। हमने बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं किया है और जो हमने किया है ये क्लासरूम के बाहर ही किया है सब कुछ। गोधरा में सेंटर सेटिंग के 3 किरदार में से असली मास्टरमाइंड तुषार भट्ट को ही माना जा रहा है। जब एग्जाम के दिन पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो पहले तो वो टालमटोल करता रहा, लेकिन फिर जब पुलिस ने उसके कार की चेकिंग की तो उसमें से 7 लाख रुपए की रिकवरी हुई, ये कैश बरामद हुआ। इस मामले के एक आरोपी तुषार भट्ट की यही वो गाड़ी है जिसमें से करीब 7 लाख रुपए का कैश मिलने के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। तुषार भट्ट, आप अंदाज़ा लगाइए, इतना कॉन्फिडेंट था कि जो कैश ट्रांजैक्शन उसके साथ हुआ था एग्जामिनेशन के वाले दिन, वो 7 लाख रुपए उसने इसी गाड़ी में रखे हुए थे और ये गाड़ी एग्जामिनेशन सेंटर यानी जलाराम स्कूल के प्रीमाइसेस में ही पड़ी हुई थी। और जब पुलिस ने एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद पूरे मामले की जांच करना शुरू किया, तब तुषार भट्ट के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर वो 7 लाख रुपए कैश उसकी गाड़ी में आए कैसे और उसका क्या उपयोग होने वाला था या किस पर्पस से उसे मिले थे। और उसके बाद जो पूरी जांच है उसमें जो तथ्य सामने निकल कर के आए, तब पता चला कि ये पूरा मामला जो है ये एक बड़ा एग्जामिनेशन का स्कैम है जो कि तुषार भट्ट अपने और साथियों के साथ मिलकर के चला रहा था। जलाराम स्कूल के फिजिक्स टीचर तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए कैश बरामद हुए, साथ ही उसके मोबाइल से कई और छात्रों की डिटेल्स भी बरामद की गई है। खास बात यह है कि पुलिस को उसके और परशुराम रॉय के बीच में कई सारे चैट भी मिले जिसमें हर स्टूडेंट की OMR शीट भरने के लिए 10 लाख रुपए देने की बात की गई थी। वो तमाम बातें आपके सामने हैं। ऑफिस से 2 करोड़ रुपए, 30 लाख रुपए का एक तो चेक मिला है, 8 ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं। दरअसल परशुराम रॉय जो कंसल्टेंसी का काम करता था वही छात्रों और उनके अभिभावकों से डील कर रहा था और फिर स्कूल के स्टाफ से बात करने के दौरान सेंटर मैनेज हो रहा था। और ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य के ही बच्चे इसके संपर्क में थे। परशुराम के संपर्क में बहुत सारे और छात्र थे जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र गोधरा के सेंटर में, जलाराम सेंटर में जहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, वहां पे अलग अलग राज्यों से बच्चे आए थे। और इसी दौरान मेडिकल में दाखिले को लेकर डील होती थी क्योंकि कंसल्टेंसी के जरिए ये काम करना और अप्रोच करना बड़ा आसान हो जाता था और इसलिए आसानी से पैसे कमाने का ये धंधा, ये रैकेट चलाया जा रहा था। नीट में हुई धांधली के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार विदेश दौरे पर निकले हैं। ये उनका तीसरा टेन्योर है बतौर प्रधानमंत्री और उनकी पहली विदेश यात्रा, पहली अंतर्राष्ट्रीय समिट जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं ये बड़ी स्क्रीन पर। हम बात करें प्रधानमंत्री के इटली दौरे की और वहां पर चल रहे G7 शिखर सम्मेलन की। नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी G7 के आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे हैं। मोदी G7 के इस आउटरीच सत्र को संबोधित भी करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी के फ्रांस के राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रोन से और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जो मुलाकात हुई, बायलैटरल मीटिंग हुई, उसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मोदी सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिले। इस बायलैटरल मीटिंग के दौरान मोदी और मैक्रोन के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इमैनुअल मैक्रोन के साथ मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी आज इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ बायलैटरल मीटिंग में भी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से आयोजित किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई और मुद्दों पर फोकस करने वाले स्पेशल सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सत्र में पोप फ्रांसिस की भी मौजूदगी रहेगी। पोप फ्रांसिस के साथ मोदी के साथ द्विपक्षीय मीटिंग करने की भी एक उम्मीद है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। पीएम मोदी के इस इटली दौरे से भारत को क्या फायदा मिलने जा रहा है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जिस G7 समिट को अटेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी इटली गए हैं वो आखिर है क्या, और ये भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है जिसका ग्लोबल बिजनेस और इंटरनेशनल इकोनॉमी पर होल्ड है। ये देश हर साल आपसी हितों को लेकर बैठक करते हैं। G7 में शामिल देश ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हल करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी आवाज उठाते हैं। दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों पर अपनी नीतियां तय करते हैं। G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, जिसका गठन 70 के दशक में हुआ था, जब इजराइल से युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने तेल की कीमतों को 300% एक्सपेंसिव कर दिया था। तब दुनिया में तेल का संकट छा गया था और इसी से निपटने के लिए G7 का गठन किया गया। हालांकि शुरुआत में इस समूह का नाम G6 था, क्योंकि पहली बैठक में केवल 6 देश ही इसमें शामिल थे। हालांकि 1 साल के बाद कनाडा भी इस समूह में जुड़ गया। साल 1998 में रूस को भी G7 समूह में शामिल किया गया, जिसके बाद से G8 के नाम से जाने लगा। लेकिन साल 2014 में ही रूस इस समिट में अलग हो गया। G7 कितना ताकतवर है, इसे भी आप समझिए। G7 में शामिल 7 देश पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। पूरी दुनिया में जीडीपी और G7 देशों का हिस्सा 40% है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF में इसका बड़ा प्रभाव है। G7 में शामिल देश ग्लोबल सिक्योरिटी संगठन नाटो के प्रमुख सदस्य हैं। ज्यादातर बड़ी टेक कंपनीज भी G7 देशों में ही हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आज की डेट में G7 देश पूरी दुनिया को चला रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब G7 में कौन कौन से देश हैं, ये भी आप जान लें। इसमें अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और कनाडा भी शामिल है। ये 7 देश खुद को दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस संगठन के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मौजूद हैं। हिंदुस्तान G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को इस समिट के लिए विशेष निमंत्रण मिला है। इटली G7 समिट का होस्ट है। दुनिया को भारत की ताकत पर भरोसा है। मोदी की ग्लोबल इमेज इस वक्त सबसे लोकप्रिय है। एनर्जी सेविंग से लेकर क्लाइमेट चेंज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी G7 समिट का एजेंडा है। युद्ध और उससे पलायन पर भी डिस्कस होगा। और मोदी की तरफ से दुनिया जो बहुत उम्मीदों से देख रही है, कौन कौन से मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं, इस पर भी लगातार जानकारी आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3rd टर्म की पहली इंटरनेशनल मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के अलावा कई वर्ल्ड लीडर्स से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मोदी की द्विपक्षीय बैठक हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी G7 समिट के सेशन में शामिल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेविंग समेत कई अहम मुद्दों को इस मीटिंग में शामिल किया जाएगा। मोदी आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जापान के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। आज पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है। क्लाइमेट चेंज से लेकर मिडिल ईस्ट में छिड़े हुए जंग
तक के समाधान के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इटली में चल रहे G7 समिट का मेन एजेंडा क्या है, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की हमने बात की, जो कि इटली की ओर से उठाया गया एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरीके से स्क्रूटनी और इसके ऊपर भी एक कमांड की जरूरत है। उसके कई सारे ऐसे हमने कारण देखे हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा अगर भरपूर है तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। आई एम श्योर इस पर भी चर्चा होनी जरूर होगी। इजराइल हमास जंग, लगातार ये जंग बीते कई महीनों से जारी है, इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। मिडिल ईस्ट के हालात, रूस और यूक्रेन युद्ध जो कि लगातार सालों हो चुके हैं, इस युद्ध को होते हुए ये कहां तक पहुंचा, इसमें कैसे शांति लाई जा सकती है। क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत लगातार काम कर रहा है। शरणार्थी समस्या हो या फिर एनर्जी सेविंग हो, ये 8 प्रमुख बिंदु हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी है। G7 में भारत को अब तक 11 बार बुलाया जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार G7 समिट का हिस्सा बने हैं। फ्रांस में अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद जून 2021 में ब्रिटेन में G7 समिट का आयोजन किया गया। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे। इसके बाद जून 2022 में जर्मनी और मई 2023 में जापान में हुए G7 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अब एक बार फिर इटली में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। मोदी के इस दौरे पर सबकी निगाहें इटली के पीएम जॉर्जिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली बायलैटरल मीटिंग पर है। ये मीटिंग पहले से मजबूत भारत और इटली के रिश्तों को और मजबूत करेगी। इटली में करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारत और इटली के बीच करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक में दोनों ही देश साझेदार हैं। इटली की 700 कंपनीज भारत में कारोबार कर रही है। 140 से ज्यादा भारतीय कंपनियों का इटली में बिजनेस है। साल 2023-24 की बात की जाए तो इटली में भारत में 28,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का विदेशी निवेश आया है। ये देखिए, 140 से ज्यादा भारतीय कंपनीज का इटली में कारोबार है। ये रिश्ता दोनों तरफ से है और बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां तक बात हुई इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो इस कॉरिडोर में इटली भी शामिल है। हाल के कुछ सालों में भारत और इटली एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। दोनों देशों के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और इटली के पीएम के बीच 4 बार मुलाकात हुई। दोनों नेता पहले राजधानी दिल्ली में रायसीना डायलॉग में मिले, फिर मोदी और मेलोनी की मुलाकात जापान में हुए G7 समिट के दौरान हुई, फिर भारत में जब G20 सम्मेलन हुआ, इस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से उस वक्त भी हुई जब दुबई में दोनों नेता COP28 में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे थे। इस दौरान एक सेल्फी भी थी जिसे इटली के पीएम ने खुद मेलोडी हैशटैग के साथ शेयर किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में लिखा था, दोस्तों से मिलना अच्छा होता है।